Welcome back, children, to my channel. This is your ma'am Nidhi, and today we are going to start with yet another interesting poem. Class 8 English. It couldn't be done. It couldn't be done. And this poem, it is written by Edgar Albert Guest. He was an British American poet. And this poem, it is an inspirational poem, a motivating poem, a very optimistic poem. एक ऐसी पोएम है जो आपको एनकरेज कर रही है, जो आपको मोटिवेट कर रही है कुछ करने के लिए, और स्पेशली वो काम करने के लिए जिसे सब लोग बोलते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं. इट कुडंट बी डन. एक ऐसा काम जो आप नहीं कर सकते, जिसके लिए लोग आपको डिस्करेज कर रहे हैं, डीमोटिवेट कर रहे हैं, वो आपको करके दिखाना है. और किस तरह से करके दिखाना है, दैट इज ऑल व्हाट इज टोल्ड इन दिस पोएम, कि कैसे आपको मोटिवेट होकर, एनकरेज होकर अपने काम करना. एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू किड्स. आप सब बच्चों के लिए बहुत अच्छी पोएम है, क्योंकि आपने भी कभी ना कभी ऐसे किसी ने आपको कहा होगा कि आप ये चैप्टर नहीं याद कर सकते, आप मार्क्स अच्छे नहीं ला सकते, आप कोई पेंटिंग अच्छी नहीं बना सकते, आप रेस नहीं जीत सकते, आप कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी नहीं कर सकते. सो यू डोंट हैव टू लिसन टू देम. आपको उन सबको नहीं सुनना है और आपको करना है, उसको करके दिखाना है. सो नाउ लेट अस स्टार्ट. Somebody said that it couldn't be done, but he with a chuckle replied that maybe it couldn't, but he would be one who wouldn't say so till he had tried. So he buckled right in with the trace of a grin on his face. If he worried, he hid it. He started to sing as he tackled the thing that couldn't be done, and he did it. So this first paragraph, it is saying, now you have to think कि कोई पोएट को ही कुछ कह रहा है, ओके, कि somebody कोई कुछ कह रहा है कि ये काम तो नहीं कर सकते आप. लेकिन उसने क्या कहा, ही यहाँ पर कौन है, ही वो एक पर्सन है जिसको पोएट एड्रेस करके बोल कि सब लोग उसी एक को बोल रहे हैं कि ये काम तो नहीं हो सकता. लेकिन उसने क्या कहा, अब यहाँ पर हम ही को ये बच्चा मान लेते, ओके. सो बट ही सेड विद अ चकल. चकल क्या, एक हल्का सा सॉफ्टली है जब आप हंसे. और उसने हंसकर क्या बोला कि मे बी इट कुडंट बी डन, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जो इसको करके नहीं दिखा सकता, और मैं तब तक इसको करूँगा जब तक मैं इसको ट्राई नहीं कर लेता. मेरे को ट्राई तो करना पड़ेगा ना, नहीं मैं ट्राई करूँगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं ये नहीं कर सकता. सो ही बकल राइट. बकल मतलब वो खड़ा हो गया, तैयार हो गया कि हाँ मुझे तो करके कुछ दिखाना है. विद द ट्रेस ऑफ अ ग्रिन. ग्रिन भी होती एक स्माइल, एक स्मॉल स्माइल, अ वेरी लाइट स्माइल. अपने उसके फेस पर एक स्माइल थी, और अगर वो थोड़ा सा वरिड भी था तो उसने छुपा लिया. उसने ये नहीं दिखाया कि मैं वरिड था. उसने अपने चेहरे पे एक स्माइल लाई और वो काम करते हुए क्या करने लगा, ही स्टार्टेड टू सिंग. नाउ स्टार्टेड टू सिंग का मतलब ये नहीं कि कोई वो फ्री था या गाना गा रहा था. स्टार्टेड टू सिंग का मतलब वो अपनी प्रॉब्लम्स और जो लोग उसको डिस्करेज कर रहे थे उन बातों को अवॉइड करके अपना जो ध्यान था अपने काम पर लगाना चाहता था. तो उसने कहा जो चीज़ें नहीं हो सकती हैं वो मैं करके दिखाऊंगा, और ही डिड इट. और उसने ये करके दिखाया. सो दिस पैराग्राफ इट स्टेट्स कि जो ही है यहाँ पर, जो पर्सन है जिसको कि सब लोग डिस्करेज कर रहे हैं, वो ऑप्टिमिस्टिक रहा. ऑप्टिमिस्टिक मतलब वो रीजनिंग रहा. उसके अंदर एक पॉजिटिविटी थी, एक फीलिंग थी, एक मोटिवेशन थी, एंकरेजमेंट थी कि मैं ये करके दिखाऊं. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड पैराग्राफ. Somebody scoffed. Oh, you'll never do that. At least no one ever has done it. But he took off his coat and he took off his hat, and the first thing we knew he had begun it. With a lift of his chin and a bit of a grin, without any doubting or quit it, he started to sing as he tackled the thing that couldn't be done, and he did it. So, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है, फर्स्ट पैराग्राफ में वो बोल रहा है, वो कह रहा है कि जो चीज़ आज तक नहीं हुई मैं उसको करके पहले मैं ट्राई करूँगा, मैं उसके लिए कुछ एफर्ट्स करूँगा, और मैं ये सिर्फ मानूंगा नहीं आपकी बात कि ये नहीं हो सकता. नाउ इन द सेकेंड पैराग्राफ क्या हो रहा है कि किसी ने ऐसी स्कॉफ्ट मतलब ऐसे ही जब आपको थोड़ी सी इंसल्ट करते हुए या ऐसे ही आपको डिस्करेज करते हुए बोलते हैं अरे तुम नहीं कर सकते, यू विल नेवर डू दैट, क्योंकि आज तक किसी और ने करा ही नहीं है, तुम भी नहीं कर सकते इसलिए.
लेकिन अब इसने क्या करा, अब इसने कुछ कहा नहीं, इसने कुछ ऐसा बोला नहीं कि मैं करके दिखाऊंगा. ही स्टार्टेड डूइंग इट, मतलब उसने कोई टाइम वेस्ट नहीं करा. ही टुक ऑफ हिज कोट, टुक ऑफ हिज हैट, उसने अपना कोट उतारा, उसने अपनी हैट उतारी, और वो सबसे पहला काम क्या किया उसने, वो शुरू हो गया वो काम करने के लिए. विद अ लिफ्ट ऑफ हिज चिन एंड अ बिट ऑफ अ ग्रिन. लिफ्ट ऑफ अ चिन मतलब जब आप अपनी चिन को ऊपर करके कॉन्फिडेंटली कि नहीं मैं तो कर लूँगा, और अपने काम पर आप स्टार्ट हो जाते हैं. एंड बिट ऑफ अ ग्रिन, ग्रिन एज आई टोल्ड यू इट्स वेरी लाइट स्माइल सॉर्ट ऑफ थिंग. तो थोड़ा सा हंसते हुए फेस पर अपने स्माइल लाते हुए और बड़ा कॉन्फिडेंटली अपने चिन को ऊपर करते हुए और बिना किसी डाउट के. एंड विदाउट एनी क्विडेड. क्विडेड क्या होती है कि जब हम लोग कुछ ऐसी भाषा बोलते हैं, कुछ ऐसी कंफ्यूजिंग भाषा बोलते हैं जिससे कि हम सच्चाई को छुपाते हैं या हम कुछ प्रॉमिस नहीं करना चाहते, तो उसने कुछ भी नहीं कहा, ना उसने कोई डाउट दिखाया, ना उसने कोई झूठी बात बोली, कुछ भी नहीं. ही जस्ट स्टार्टेड डूइंग द वर्क. And now you can see these two lines, they are again repeated of the first paragraph. He started to sing as he tackled the thing that couldn't be done and he did it. So वो हंसते हुए गाना गाते हुए वो अपने काम पर लग गया, और कौन से काम पर, जो कि आज तक किसी ने करा नहीं था या हो नहीं सकता था, उसने करके दिखाया. सो इफ़ यू सी ये टू लाइन्स क्यों रिपीट हो रही है, दीज टू लाइन्स दे आर रिपीटेड टू शो द एम्फोसिस. जो पोएट है ये दोनों लाइन्स बोलकर ये बताना चाह रहे हैं कि उसने एक बारी भी वो डीमोटिवेट नहीं हुआ, एक बार भी उसको ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं कर नहीं सकता. उसने सोच लिया कि मैं ऑप्टिमिस्टिक रहूँगा, मैं कॉन्फिडेंट रहूँगा और मैं ये काम करूँगा, और मैंने करके दिखाया. ओके, सो नाउ लेट अस डू द थर्ड पैराग्राफ. नाउ अब इस थर्ड पैराग्राफ में क्या है, नाउ इन द फर्स्ट पैराग्राफ उसने सोच लिया था कि मैं करके दिखाऊंगा. सेकेंड पैराग्राफ में वो करने बैठ गया और उसने करके दिखा दिया. नाउ इन द थर्ड पैराग्राफ में एक जनरल में जो पोएट है वो हम सबको मोटिवेट कर रहा है, हमारे जो रीडर हैं जो इस पोएम को पढ़ रहे हैं, कि प्लीज़ डोंट गिव अप. आप कभी भी उस काम को गिव अप मत कीजिए, कभी भी उस काम के लिए नो मत बोलिए जिसको कि लोग कह रहे हैं कि कर नहीं सकते. प्लीज़ ट्राई करो, अपने ऊपर विश्वास रखो, दूसरों की जो बातें हैं, जो नेगेटिव अप्रोच है वो कुछ मत लो, और आप काम करके दिखाइए. ओके, सो नाउ लेट अस रीड इट. There are thousands to tell you it cannot be done. There are thousands to prophesy failure. There are thousands to point out to you, one by one, the dangers that wait to assail you. But just buckle in with a bit of a grin. Just take off your coat and go to it. Just start in to sing as you tackle the thing that cannot be done, and you'll do it. So, what the poet is trying to say, कि थाउजेंड्स लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो आपको कहेंगे ये आप कर नहीं सकते. थाउजेंड्स ऐसे लोग होंगे जो प्रोफेसाई कर देंगे. प्रोफेसाई मतलब पहले से आपको बता देंगे जो फ्यूचर में होने वाला है कि अरे नहीं आप तो फेल हो जाएंगे, आप तो फेल हो जाएंगे, पहले से ही उसको आप भविष्यवाणी कर देंगे. ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको. बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे एक एक करके जो आपको पॉइंट आउट करेंगे और आपको वार्न करेंगे कि अरे नहीं ये वाला टास्क करने में तो डेंजर है. असेल मीन्स आपको अटैक वॉलेंटली करेंगे. अटैक वॉलेंटली मतलब आपको बार बार बोलकर डीमोटिवेट करेंगे, आपको बार बार ऐसा बताएंगे, वार्निंग देने की कोशिश करेंगे कि अरे नहीं ये टास्क बड़ी डेंजरस है, इसको करने से तो आप फेल हो जाएगा, आपको कुछ हार्म हो जाएगा. बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको डेंजर्स के बारे में बताएंगे. लेकिन आपको किसी की नहीं सुननी है. आपको क्या करना है, बकल इन. बकल इन मतलब गेट रेडी टू डू समथिंग विद अ बिट ऑफ अ ग्रिन. मतलब अपने चेहरे पे स्माइल लेकर, कॉन्फिडेंट लेकर, ऑप्टिमिस्टिक लेकर, मोटिवेटेड फील कर कर, इंस्पायर्ड होकर आपको अपना काम स्टार्ट करना है. टेक ऑफ योर कोट एंड गो टू इट. मतलब काम पर आपको एकदम से लग जाना है. यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम, यू जस्ट स्टार्ट डूइंग द वर्क एंड शो टू द वर्ल्ड दैट यू कैन डू इट. अगेन यही लाइन आ गई, जस्ट स्टार्ट इन टू सिंग एज यू टैकल द थिंग. मतलब स्टार्ट इन टू सिंग मैंने आपको पहले भी बताया, इसका मतलब ये नहीं कि गाना गा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कभी गिव अप मत कीजिए. अपने मन में सोच लीजिए कि मुझे ये काम करना है, और जो नहीं हो सकता वो आप करके दिखाएंगे. दैट कैन नॉट बी डन. जो दूसरे लोग बोल रहे हैं कि जो नहीं हो सकता काम वो आपको करके दिखाना है. यू विल डू इट. सो दिस इज द लास्ट line, the last thing which the poet is trying to say you, he is giving you a positivity, he is giving you a confidence. एक विक्ट्री की फीलिंग आपको दे रहा है, एक ऑप्टिमिज्म की फीलिंग आपको दे रहा है कि सक्सेस आपको मिलती है जब आप
लोगों की बातें नहीं सुनते हैं, लोगों की डिमोटिवेशन बातें नहीं सुनते हैं, गिव अप नहीं करते हैं, आप सक्सेस पाते हैं इन स्पाइट ऑफ आपको कितनी सारी हिंड्रेंसेस होती है, कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, रुकावटें आती हैं, बट यू गो ऑन डूइंग इट. सो what is the moral of this poem? What is the theme of this poem? That we should always try things even if others they say that they are impossible. अगर लोग कह भी रहे हैं कि इम्पॉसिबल है, हमें नहीं माननी है उनकी बात. हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना है, रीजनिंग रहना है, हमें गिव अप नहीं करना है और अपनी जो टास्क है, अपना जो काम है, उसको सिंसियरली करना है, कॉन्फिडेंस के साथ. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम, एंड इफ इट इज सो, प्लीज like, please share the videos, please subscribe my channel, please give your valuable comments. And now let us start with the question answers, because many of you have demanded that please ma'am explain the questions also. So let it do it quickly. So what does he say? What did he say when he was told that a task couldn't be done? He यहाँ पर कौन है? मैंने आपको बताया था, he एक पर्सन को लेकर चल रहा है वो. तो क्या कहा उसने कि ये टास्क नहीं हो सकती? उसने क्या बोला? डू यू रिमेंबर उसने क्या कहा? What he said? That maybe it couldn't, but he would be the one who wouldn't say so till he had tried. When everybody told him कि this task couldn't be done, तो उसने क्या बोला कि no, I won't be that person who can't do this thing. I'll always try first. How does he get ready and do the difficult task in the second stanza? Second stanza में उसने कैसे काम स्टार्ट किया? He took off his coat, he took off his hat, he wasted nothing, and he started doing his work. He started doing his task with confidence by lifting his chin and with a bit of grit. How is the reaction in the second stanza different from the first stanza? Yes, that is what I was telling you always, कि first stanza के अंदर जो reaction था, he was telling everybody कि वो मैं टास्क करके देखूंगा पहले, फिर मैं आपकी बात मानूंगा. और सेकेंड स्टेंजा में उसने काम करना स्टार्ट कर दिया. सो इन द फर्स्ट स्टेंजा ही जस्ट टोल्ड देम दैट ही वोंट बी द वन हु वोंट डू दिस थिंग, एंड इन द सेकेंड स्टेंजा ही स्टार्टेड डूइंग दैट. Then the question number 4, how does the tone and the attitude of the speaker change in the third stanza? Yes, that also I told you, that in the first and the second, as I've just told you, in the first stanza he told that I will try. In the second stanza he started doing the work. And in the third stanza, the poet, what is the poet saying? He is motivating, inspiring the reader to never give up. He's telling generally that people, they will come, they will just try to warn you, but you don't have to listen to anybody. You don't have to listen to the distractors or the negative people. You have to just continue doing the work. How does the poem end? On the strong note of victory and optimism. Yes, this is also I told you. So how does it end? It ends by the words, you'll do it. So the poet, he's trying to motivate you, inspire you, that you will always achieve success, you will always be victorious if you don't listen to your distractors, and in spite of hindrances you will achieve everything. Fine. So now let us quickly do the exercise B. So this is an extract from the poem. He started to sing as he tackled the thing that couldn't be done, and he did it. So who started to sing? He started to sing. He, the person whom the writer, whom the poet is taking as a person who is always discouraged. What was he doing? He started to sing. Means he was very optimistic. He started that I will do the things first. Tackle मतलब मैं पहले उस चीज़ को करके देखूंगा. I'll do the thing. What was he doing? He was trying to tackle the things by singing. Means by not listening to others. Explain the importance of these two lines and why they are repeated in the first and the second stanza. This thing I already repeated you, that these two lines are repeated to show the emphasis, to point out to the readers that you should not listen to your negative people, and you should always do what is good for you and be optimistic, and you should always try the things. Okay, and how do these two lines change in the third stanza? What does it signify? It is again the repetition of the question number 4. They change in the third stanza. How do they change in the third stanza? Just start into sing as you tackle the thing. In these two paragraphs,
द पोएट इज सेइंग कि उसने गाना स्टार्ट कर दिया थिंग्स को टैकल करते हुए और जो चीज़ नहीं हो सकती थी वो करने बैठ गया. इसके अंदर इन दिस पैराग्राफ जो पोएट है वो कह रहा है, वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, वो आपको एंकरेज कर रहे हैं. ही इज़ मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग द रीडर नेवर टू गिव, ऑलवेज टैकल द थिंग्स बाय नेवर गिविंग अप. So this is how the stanza changed in the third. And what does it signify? Naturally, it signifies that you should never give up. You will always achieve success if you are optimist. So mostly in all the answers, they are just overlapping each other. The answers, they overlap each other because the main theme, the main moral of the story is never give up without trying, in spite of what the others say. So children, I hope everything is clear to you, the comprehensions questions and the poem itself. So please do like, share, subscribe, and if it's any problem, you can please comment. And if anybody is interested for the online classes, they are also welcome to contact me on the given email address and the phone number.